Hello everyone and welcome back to my channel Easy Learning with Muskan. In the 7th part of this series, we are gonna discuss about unification of Germany, Italy and Britain. So let's start this. So firstly we will discuss about the unification of Germany. तो जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं कि पूरे जर्मन स्टेट्स में से प्रूशिया सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर प्रूशिया का राजा इस टाइम पीरियड पर था विलियम वन, क्योंकि विलियम फोर की डेथ हो गई थी जिस वजह से विलियम वन दोबारा किंग बन गया था प्रूशिया का। तो उन्होंने सोचा कि ये मिडिल क्लास लोग जो हैं ये तो रुकेंगे नहीं, ये तो रेवोल्यूशन करके ही दिखाएंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ही पूरी जर्मनी को यूनिफाई करके एक नेशन बना देता हूं। तो उसने बुलाया अपने चीफ मिनिस्टर को जिसका नाम था ऑटोवन बिस्मार्क। तो उसकी हेल्प से उसने जर्मनी को यूनिफाई किया। तो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोवन बिस्मार्क को दे दी गई थी, जिसको सपोर्ट किया प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ने। इन लोगों ने मिलकर 3 वॉर्स लड़ी 7 इयर्स तक अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और उसका रिजल्ट हुआ प्रूशियन विक्ट्री। मतलब प्रूशिया जीत गया था और जर्मनी पूरा यूनिफाई हो चुका था। तो फाइनली जनवरी 1871 में विलियम वन को बना दिया जाता है एम्परर ऑफ जर्मनी। तो ये थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। तो उस टाइम पीरियड पे इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट सर्दिनिया, पेडिमेंट, सिर्फ यही पार्ट इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर था। बाकी का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, और जो सेंटर पार्ट था दैट वाज अंडर द पॉप्स, और जो साउदर्न पार्ट था दैट वाज इन द कंट्रोल ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। गिसिप्पी मैज़नी के बारे में तो आपको याद ही होगा, जिन्होंने इटली को यूनिफाई करने का सपना देखा था और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा कर नहीं पाए थे। लेकिन उस टाइम पीरियड पे सर्दिनिया पेडिमेंट का जो राजा था, किंग था विक्टर इमैनुअल II, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि मैं इटली को यूनिफाई करूंगा। तो उन्होंने बुलाया अपने सीएम मतलब अपने चीफ मिनिस्टर को, काउंट कैवर को। उन्होंने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब आप इटली को यूनिफाई करोगे। तो काउंट कैवर ने फ्रांस के साथ मिलके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया और नॉर्थ इटली के पार्ट को भी जीत लिया। तो अब बचते हैं सेंटर और साउदर्न पार्ट ऑफ इटली। तो साउदर्न पार्ट को कवर करने के लिए काउंट कैवर ने गिसिप्पी गैरिबाल्डी की हेल्प ली, जिन्होंने अपनी आर्मी लगाकर साउथ इटली में स्पेनिश रूलर्स को मार भगाया 1860 में, और साउदर्न पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया इटली में। तो अब बचता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली, जो कि कंट्रोल में था पॉप्स के। तो अब ये देखकर कि नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट इटली ने जीत लिया है, तो पॉप्स भी अपने आप सरेंडर कर देते हैं, और अब सेंट्रल पार्ट भी नॉर्दर्न इटली और साउदर्न इटली की तरह सर्दिनिया पेडिमेंट के अंडर मींस इटली के अंडर आ जाता है। तो इसी तरह फाइनली 1861 में पूरा इटली यूनिफाई हो जाता है और विक्टर इमैनुअल II को किंग बना दिया जाता है इटली का। तो इस तरीके से जर्मनी और इटली यूनिफाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन उस टाइम पीरियड पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पर सब लोग अपने अपने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में थे, जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। स्कॉटलैंड में स्कॉट रहते थे, वेल्स में वेल्श, इंग्लैंड में इंग्लिश और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। और यहाँ पर वेल्स तो ऑलरेडी इंग्लैंड का ही पार्ट था 1565 से ही। इंग्लैंड में पहले मोनार्की ही थी, लेकिन 1688 में सारी पावर्स इंग्लिश पार्लियामेंट के अंडर चली जाती हैं और मोनार्क से सारी पावर्स छीन ली जाती हैं। तो अब इंग्लैंड ये सोचता है क्यों ना सारी आसपास की टेरिटरीज को मिलाकर एक सिंगल इंग्लिश नेशन क्रिएट किया जाए, जिसके लिए वो सबसे पहले स्कॉटलैंड को टारगेट करता है। तो 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलकर एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनिफाई हो जाते हैं और मिलकर क्रिएट करते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
तो अब बारी थी आयरलैंड की। आयरलैंड में दो ग्रुप्स का डोमिनेशन था, एक थे कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। मेजॉरिटी में कैथोलिक्स थे और माइनॉरिटी में थे प्रोटेस्टेंट्स। इन दोनों ग्रुप्स का आपस में बहुत क्लैश था। इसका फायदा उठाया इंग्लैंड ने। उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया ताकि वो उनको डोमिनेट कर पाए, लेकिन इसका अपोजिशन भी किया कैथोलिक्स ने। ये उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड में उनको हार देखनी ही पड़ती है और फाइनली फिर 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम के साथ मिला लिया जाता है और एक नया ब्रिटिश नेशन बन जाता है, जिसमें उनका खुद का ब्रिटिश फ्लैग था, अपनी नेशनल एंथम थी और इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो 18-19 सेंचुरी में आर्टिस्ट सोचते हैं क्यों ना नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम कंट्रीज़ को विजुअलाइज करें, उनको पर्सोनिफाई करें। पर्सोनिफिकेशन तो आप इंग्लिश में पढ़ते ही हैं, जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को हम लोग रियल इमेजिनेशन देते हैं, उसको एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन इमेजिन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कुछ ऐसा ही चाहते थे कि हम कंट्री को भी एज अ पर्सन जो है इमेजिन करें। जैसे कि हम बात करें अपनी कंट्री की, तो हम अपनी कंट्री इंडिया को क्या कहते हैं? कहते हैं भारत माता। भारत को हमने माता का दर्जा दिया है, एज अ मदर हमने उनको पर्सोनिफाई किया इंडिया को, ताकि हमारे जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि अब हमारे साथ उनका एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने उनको अपना एक मदर बोल दिया। तो कुछ इसी टाइप के फिगर्स विजुअलाइज करना चाहते थे आर्टिस्ट फॉर देयर कंट्री। तो यूरोपियन आर्टिस्ट ने भी अपनी अपनी कंट्रीज को रूप देना स्टार्ट किया फीमेल फिगर्स के थ्रू, जिसको एलेगोरीज भी बोला जाता है। जैसे कि फ्रांस की एलेगोरी बनाई गई थी मेरेनिया और जर्मनी की एलेगोरी बनाई गई थी जर्मेनिया। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो 19th सेंचुरी के एंड में अब नेशनलिज्म की फीलिंग इंपीरियलिज्म में चेंज होने लग गई थी। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब बड़े बड़े नेशन छोटे छोटे नेशंस को ऑक्यूपाई करने लग जाते हैं ताकि वो अपनी टेरिटरीज, अपनी पावर्स को एक्सपैंड कर सके, बढ़ा सके, तो उसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म। तो यहाँ पर अब यूरोपियन कंट्री इंपीरियलिस्टिक बन चुकी थी, मतलब वो दूसरे छोटे छोटे एरियाज को, टेरिटरीज को एक्वायर करने में लगी थी ताकि वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर सके। इससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं जो कि है बल्कान रीजन्स के बारे में। तो बल्कान रीजन्स उस टाइम पीरियड पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर था एंड एज यू नो ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक हो गया था क्योंकि सारे नेशंस डिसइंटीग्रेटेड हो रहे थे। हमने पढ़ा भी है ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया था और बहुत सारे नेशंस ऑटोमन एम्पायर से अलग हो चुके थे। और यहाँ पे बल्कान रीजन्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे नेशंस थे जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस एंड अल्बानिया। ये लोग भी अब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। इनफैक्ट ये लोग आपस में एक दूसरे से इतने ज्यादा जलते थे कि वो चाहते थे कि हम लोग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं या हम लोग ज्यादा टेरिटरीज एक्वायर कर लें, हम लोग अपनी टेरिटरीज को बड़ा कर लें, एक्सपैंड कर लें। तो ये आपस में झगड़ा करना, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर आसपास के जो बड़े नेशन थे जैसे कि रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, ये लोग भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट था वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ पर इसके बाद बहुत सारे एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट्स भी चलाए गए थे क्योंकि लोगों को अब ये समझ में आ गया था कि नेशनलिज्म तो अच्छा है लेकिन इंपीरियलिज्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंपीरियलिज्म से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी वॉर्स क्रिएट हुई थी जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर थी। लेकिन फिर दोबारा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जाग जाती है और वो अपने लिए इंडिपेंडेंस मांगना शुरू कर देते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।